एक लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल होती है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो दहाड़े मार मार कर रो रहा होता है कि कोई मेरी मदद कर दो, मैं बर्बाद हो गया, मेरी 2.5 साल की जो मेहनत है उसे चोर लूट कर ले गए। पुलिस वालों से भी गुहार लगाता है, लोगों से भी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन लोग बाग मदद करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे और जो पुलिस वाले होते हैं उसे धक्का मारकर रेलवे स्टेशन से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि वहां जाओ जहां पर तुम्हारा माल चोरी हुआ है, यहां पर तुम्हारा माल चोरी नहीं हुआ ना तो बाहर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करो। दोस्तों, अब ये लड़का बाहर बैठकर रोने लग जाता है। वहां पर भी लोग बाग इसका तमाशा ही बनाते हैं। तमाशा देख देख कर कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये लड़का पागल बना रहा है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और लड़की इस लड़के को देखकर एक बार के लिए भावुक हो जाती है और रुक जाती है। रुक कर इसका हालचाल पूछने लगती है। ये लड़का कहता है कि मैडम रहने दो, मेरा बहुत मजाक बन चुका है, अब मैं अपना ज़्यादा मजाक नहीं बनवाना चाहता। मैडम उससे कहती है कि तुम बताओ तो सही तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर ये लड़का रो रो कर अपनी पूरी कहानी उस मैडम को बता देता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैडम एक्शन लेती है, उसके बाद जो इस लड़के के जीवन में होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम वंशिका होता है, जो अपनी सहेली को स्कूटी पर छोड़कर और वहां से वापस जा रही होती है। यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम दिलीप मौर्य होता है, जो स्टेशन के बाहर बैठकर बहुत तेजी के साथ रो रहा होता है। उत्तर प्रदेश फैजाबाद का ये रहने वाला होता है। इसके 2 भाई 2 बहन होती हैं। घर परिवार को ये आज से 2.5 साल पहले छोड़कर आ जाता है। साल 2021 में ये दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद ये अजमेरी गेट पर चला जाता है। वहाँ पर कूलर की बॉडी बनाने का ये काम करता है। दिन रात ये मेहनत करता है और मेहनत करके लगभग 2.5 साल में ये काफ़ी सारा पैसा कमा लेता है। कुछ पैसे तो ये अपने घर भी भेज दिया करता और 2.5 साल बाद अचानक ही अपने मालिक से कहने लगता है कि साहब मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे हिसाब दे दीजिए। क्योंकि इसकी माँ, इसकी बहन बार बार इससे यही कह रही थी कि भैया बहुत दिन हो गए, अब तो एक बार घर आ जाओ। दोस्तों, इसका जो हिसाब बनता है 2,60,000 रुपये का हिसाब बनता है। 2,60,000 रुपयों को लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर ये मार्केट जाता है। मार्केट में अपनी बहन के लिए कपड़े, भाई के लिए कपड़े, पापा के लिए फ़ोन, बहुत सारे सामान ये खरीदता है। लगभग 50,000 रुपये सामान खरीदने में खर्च कर देता है और 10,000 रुपये का ये सामान खुद अपने लिए खरीद लेता है। अब इसके पास 2 लाख रुपये बचते हैं। उन 2 लाखों को अपने बैग में पैक कर सामान को लेकर वहाँ अपने घर के लिए चल देता है। पहले ही टिकट करवा लेता है और फिर एक रिक्शा वहाँ से लेता है। उस रिक्शे में बैठकर आज ये अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सोचता है कि यार आज तू अपने घर पहुँचेगा, घर वाले कितने खुश होंगे, इतने पैसे लेकर आ रहा है। लेकिन इससे नहीं पता था कि रास्ते में तेरे साथ होगा क्या। दोस्तों, जैसे ही ये चांदनी चौक एरिया से निकलकर जा रहा था तो इस रिक्शे के सामने एक दूसरी बाइक आ जाती है और बाइक इसमें टक्कर मार देती है। टक्कर लगने के बाद इस रिक्शे वाले के साथ हाथापाई होने लगती है और फिर यहाँ पर 3-4 लोग और आ जाते हैं और 3-4 लोग इस लड़के को पकड़ लेते हैं। इसके पास में जो भी सामान होता है, इसका मोबाइल, इसका पर्स, जो भी इसके साथ सामान होता है, सारा कुछ इससे लूट लिया जाता है और यहाँ से वो चारों के चारों लड़के फरार हो जाते हैं। अब ये वहीं पर चिल्लाने लगता है, रिक्शा वाला भी भाग जाता है। अब ये रोता रहता है, इधर उधर जाता है और दोस्तों अब ये
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। ये सोचता है कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस होती है, लोग बाग भी होते हैं, वहीं जाकर तेरी मदद होगी। लेकिन यहाँ पर अब इसकी सुध बुध लेने वाला कोई भी नहीं होता। ये पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस वाले बोलते हैं इससे तेरी चोरी कहाँ पर हुई है। ये बताता है कि बाहर में वहाँ उस एरिया में था, पुरानी दिल्ली के पास जो चांदनी चौक है उस एरिया में था, वहाँ से मेरे से इस तरह से कुछ लड़के आए और वो मेरा सामान लूट कर ले गए। तो जो रेलवे पुलिस होती है जीआरपी, वो इसे मना कर देती है कि तुम वहीं पर जाओ जहाँ पर तुम्हारा सामान लुटा, यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। वो लड़का लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था कि ये 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा। अब यहाँ पर ये लड़का वहीं बैठकर रोने लगता है। पुलिस वाले इससे कहते हैं कि तू तो ड्रामाबाज है, फालतू में ड्रामा कर रहा है, और इसे वहाँ से धक्का मारकर जो स्टेशन है उससे बाहर कर दिया जाता है। अब ये स्टेशन के बाहर बैठकर रोने लग जाता है। लोगों की भीड़ इसका वीडियो बना रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम वंशिका होता है, जो सोनिया बिहार की रहने वाली होती है। वो इस लड़के को देखकर एक बार के लिए रुक जाती है और इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। ये लड़का कहता है कि मैडम मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बहुत लोगों से देख लिया, सब मुझे ताने मार कर जा रहे हैं। मैडम कहती है कि तुम बताओ तो सही तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर ये मैडम को रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देता है। मैडम को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैडम वहीं पर एक चौकी होती है, उस चौकी में इसे लेकर जाती है। तो चौकी वाले लोग कहने लगते हैं कि इसके पास क्या सबूत है कि इसके पास इतने पैसे थे, ये फालतू का ड्रामा कर रहा है, इसके पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। ऐसे लोगों को हम रोज़ देखते हैं, यहाँ पर कोई चोरी वोरी नहीं हुई। उसे उल्टा धमकाया जाता है। लड़की बार बार इनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़का रोएगा क्यों अगर इसकी चोरी नहीं होगी। फिर भी यहाँ पर पुलिस वाले मानने का नाम नहीं लेते। अब इस लड़के से कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। फिर ये लड़का उस मैडम के फ़ोन से ही अपने मालिक को फ़ोन मिलाता है। मालिक को फ़ोन किया जाता है तो मालिक यहाँ पर यही कह देता है कि हाँ इसका हिसाब मैंने किया है, 1 हफ्ते पहले ही 2,60,000 रुपये इसको दिए हैं। 1 हफ्ते का जब नाम पुलिस वाले सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि 1 हफ्ते पहले, तो 1 हफ्ते में तो इसने अपने पैसे घर भेज दिए होंगे, सामान खरीद लिया होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि साहब सामान तो मैंने खरीदा था, सामान मेरे साथ में था, 2 लाख रुपये मेरे साथ में थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उसका यकीन ही नहीं करते और वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पर तुम्हारी ये कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। दोस्तों ये लड़की कहती है कि मैं थाने में जाऊँगी, उसके बाद एसपी साहब के पास जाऊँगी और ये कंप्लेंट तुम्हें लिखनी ही होगी। लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है अब तुम थाने में ही चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ। दोस्तों ये लड़का और लड़की अब नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो पुलिस वाले हैं उस थाने में फ़ोन कर देते हैं और उनसे यही कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ शायद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ऐसे ही फालतू में हाई वोल्टेज ड्रामा बना रखा है इन्होंने, इनको धमकाकर भगा देना। दोस्तों जैसे ही ये लोग थाने में पहुंचते हैं तो थाने में इनको पहले ही कहा जाता है कि अगर तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो तो इसकी खुद मदद कर दो, इसे क्यों परेशान कर रही हो, क्यों इस तरह का तुम ड्रामा बना रही हो। ऐसी ऐसी बातें उनसे कही जाती हैं। लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध भी करती है, लेकिन लड़की का कोई बस चलता ही नहीं, ना लड़के का बस चलता और इन दोनों को वहाँ से यही कह दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। अब ये लड़की वहाँ से जाने लगती है और ये लड़का भी कहने लगता है कि ठीक है मैं दोबारा से अब यहीं बैठकर कमा लूँगा और जब कुछ पैसे कमा लूँगा तब वापस चला जाऊँगा, मैं अब अपने गांव ही नहीं जाता। लेकिन ये लड़की उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो अपने कमरे पर वापस जाओ और कल सुबह मुझसे मिलो और ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर लेना। दोस्तों ये लड़का अपने कमरे पर चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है ये लड़का सोच में पड़ जाता है कि यार उस लड़की को फ़ोन करूं ना करूं, कोई दिक्कत हो जाए, ऐसी बातें अपने मन में सोचने लगता है। फिर इसके दिमाग में एक बात आती है कि यार फ़ोन तो कर ही लेना चाहिए। फिर उस लड़की को ये फ़ोन करता है। लड़की एकदम से इस पर भड़कने लगती है कि तुम कहाँ हो, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये लड़का कहता है कि मैं तो अपने कमरे पर हूँ। लड़की कहती है इसे फटाफट भागकर थाने में आ जाओ। दोस्तों जैसे ही ये लड़का थाने में आता है तो थाने में आकर देखता है 30 से 40 लोग वहाँ पर पहले ही इकट्ठा होते हैं और वो 30-40 लोग
थाने में जमकर हंगामा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग एक एनजीओ से थे और एनजीओ वाले यहाँ पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनमें से एक बड़ा अधिकारी भी होता है और वो अधिकारी अब एसपी साहब को फ़ोन मिला देता है और एसपी साहब से कहने लगता है कि साहब ऐसा मामला हो गया है, और जो पुलिस वाले हैं वो सुनने का नाम भी नहीं ले रहे। दोस्तों एसपी साहब उनसे कहते हैं कि मेरी बात थानेदार से कराओ। तो यहाँ पर थानेदार से जब वो बात कराता है तो जो एसपी साहब होते हैं थानेदार को खींचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक लड़के का सब कुछ लुट गया, उसकी 2.5 साल की कमाई छिन गई और तुम यहाँ पर काम अपना करने की बजाय उन्हें उल्टा धमका रहे हो। तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर 24 घंटे के अंदर मुझे इसका पता नहीं चला तो सोच लेना ये पैसा मैं तुमसे वसूलूंगा। दोस्तों एसपी साहब की ऐसी बातें सुनकर पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। अब तक जो बहुत रवैया में बात कर रहे थे वो लोग एकदम से सीधे धीरे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी कंप्लेंट लिख ली जाती है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, हमें यहाँ पर अपनी मेहनत करने दो, हमें यहाँ पर ढूंढने दो कहाँ पर वो लोग छुपे हुए हैं और तुम उनको पहचान तो लोगे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं उनको बिल्कुल पहचान लूँगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने दिन का ही तो मामला होता है, वो मेरे से सामान लूट कर चले गए। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस वाले अपने कामकाज में लग जाते हैं। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और इस लड़के को बुलाया जाता है। बुलाकर इस लड़के से यही कहा जाता है कि इनमें से उस व्यक्ति को पहचानो जो तुमसे सामान लूट कर ले गया। वो लड़की भी इसके साथ आती है, इसके टच में ही रहती है। और फिर यहाँ पर ये दोनों बैठे बैठे उनमें से ये लड़का एक व्यक्ति को पहचान लेता है और 4 लोगों को चिन्हित किया जाता है, जिनमें 2 तो बस ऐसे लड़के होते हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छे सरकारी टीचर हुआ करते थे और अब तो वो रिटायर हैं। लेकिन ये बच्चे बिगड़ कैसे गए, उनकी जो ज़रूरत है उनका सामान की पूर्ति नहीं हो रही थी, घर वाले इनको पैसे नहीं देते थे और इस वजह से ये ऐसा काम करने लगे थे। दोस्तों अब यहाँ पर उन 2 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि वो पैसा तो हमने खर्च कर दिया, बाकी यहाँ पर जो इनका सामान है वो हमारे जो सरगना है यानी कि जो हमारे हेड हैं उनके पास वो सामान रखा हुआ है। वो सामान वहाँ से बरामद किया जाता है। इन लड़कों के माता पिता को बुलाया जाता है, माता पिता से जो पैसा होता है वो वसूल लिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के को उसका पैसा मिल जाता है, उसका सामान मिल जाता है। वो इस लड़की का लाख लाख धन्यवाद करता है और फिर यहाँ पर ये लड़की ही इसके लिए तत्काल में टिकट निकालती है और अपनी गाड़ी में बैठकर ये लड़का सीधा फैजाबाद पहुँच जाता है, अपने गांव पहुँचता है। अपने गांव पहुँचकर जब अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, सबको इस लड़की की बहादुरी की कहानी बताता है तो हर कोई व्यक्ति इस लड़की को सलूट करने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ही दिन ही रहता है, उसके बाद वापस दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर इस लड़की से बातचीत करता है तो ये लड़की इससे कहने लगती है कि क्या अब भी तुम नौकरी ही करना चाहते हो? तो ये लड़का कहता है कि हाँ मैडम मैं नौकरी ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि जो मैं दुकान खोल सकूँ। ये लड़की उससे कहने लगती है कि तुम क्या दुकान को चला सकते हो? तो ये लड़का कहता है कि मैडम इन हाथों में बहुत हुनर है, अगर मुझे सामान और सब जो ठिकाना मिल जाए तो मैं दुकान को अच्छी तरह से चला सकता हूँ। ये लड़की कहती है कोई बात नहीं, पैसा मैं लगा देती हूँ। उसके बाद एक गोडाउन खरीदा जाता है जो सोनिया बिहार में होता है। वहाँ पर उस गोडाउन में ये लड़की अपनी एनजीओ के एक ऑफिस बना लेती है और इस लड़के का कामकाज वहीं पर सेटल कर दिया जाता है। दोस्तों साल 2024 का ये वाक़या होता है, फरवरी या मार्च महीने का, जब ये अपने काम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से इनका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। लड़की होती है वंशिका, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये लड़की बस ऐसी थी कि जिससे भी चाहती थी उससे भिड़ जाती थी और घर वाले यही सोचते थे कि इसकी अब शादी हो जाए। फिर यहाँ पर घर वाले दबाव इसके ऊपर बनाने लगते हैं कि बेटा अब तो तू शादी कर ले, लेकिन ये यही कहती है कि अभी मुझे कोई लड़का मिला नहीं है। और फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जैसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है, इस दिलीप की अच्छाइयों को देखकर उस लड़की का मन भी इसके तरफ प्रभावित होने लग जाता है।
दिलीप हालांकि +2 पास था, ये लड़की तो ग्रेजुएट थी, फिर भी यहाँ पर ये लड़की इसे पसंद करने लगती है क्योंकि ये बहुत ही ईमानदारी से अपने कामकाज को करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही इन दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्ती तो पहले ही थी लेकिन अब वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये लड़की अपने घर वालों से कहने लगती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं उस लड़के से शादी करूँगी जिसके बिजनेस में मैं पार्टनर हूँ। दोस्तों, घर वालों को भी वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, घर वाले भी राजी हो जाते हैं। साल 2026 में हाल फिलहाल में ही मार्च के महीने में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब ये जीवन को बड़े बेहतर तरीके से काट रहे हैं। वो लड़की बिल्कुल अपने कामकाज को अच्छे से चला रही है क्योंकि इसका हिसाब किताब भी वही रखती है और अपने एनजीओ का हिसाब किताब भी रखती है, उसमें भी वो लड़की सक्रिय है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। उसके बाद में जो मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, हर दिन की तरह हमें आज भी कमेंट करते हैं। मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है शेखर सुमन का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी का कमेंट आता है। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो वीरेंद्र सहरावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीफ्स जी हमें कमेंट करती हैं। सपन देह का कमेंट आता है और जो मुनमुन श्रीवास्तव हैं वो भी हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं। दोस्तों, उसके बाद में जो कमेंट आता है मोनू जैन जी का आता है और यहाँ पर जो कमेंट करते हैं वो सूरज DEO भी करते हैं। वो भी हर दिन ही हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो सावित्री जी का कमेंट आता है। वो कहती हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। सावित्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन साथियों का नाम हम इस वीडियो में नहीं ले पाए उन साथियों का नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। कुछ साथियों का नाम शायद हमसे छूट गया हो तो हम उनसे माफ़ी चाहेंगे और अगले वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर लेंगे। आप हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।